Hi everyone, this is Nikita Ved and in this video we'll continue with the topic Environment Management Accounting. Last video में हमने देखा what is EMA, what is Environment Cost, उसका classification देखा, report कैसे बनानी है Environment Cost की वो देखी, उसके बाद हमने Identification and Allocation of Environment Cost देखा. हम कुछ और topics देखेंगे इसमें Environment Cost के. So first will be controlling एनवायरमेंट कॉस्ट. आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया एनवायरमेंट कॉस्ट का, अलोकेशन कर लिया, लेकिन मतलब तो तभी है जब आप क्या करें, कंट्रोल कर पाए एनवायरमेंट कॉस्ट को. सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके कुछ एनवायरमेंट कॉस्ट है वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स, व्हीकल्स वगैरह, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, राइट. तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे देखिए. पहला वेस्ट में क्या आप कर सकते हैं, मास बैलेंस अप्रोच. मतलब क्या कि आप वे करेंगे रॉ मटेरियल का, इनपुट का, और फिर आप वे करेंगे प्रोडक्ट यील्ड. दोनों का वे करके आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. यू विल बेसिकली कंपेयर वेट ऑफ रॉ मटेरियल विथ वेट ऑफ प्रोडक्ट यील्ड. तो आपको डिफरेंस पता चल गया, तो इतना वेस्ट है पता चल गया, तो अब आप कॉस्ट सेविंग कैसे करना है ये सोच सकते हैं, राइट. अब आप ये सोच सकते हैं कि कॉस्ट सेविंग कैसे करना है. आपको समझ में आ गई बात. लेकिन वेस्ट से सिर्फ यही लॉस नहीं हुआ कि जो रॉ मटेरियल है वो आया और जो प्रोडक्ट यील्ड है वो कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, वेस्ट हो गया. तो इसमें जो कॉस्ट सेविंग हो सकती है यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कॉस्ट इन्वॉल्व है. कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व है. आपने जहां वेस्ट को डंप किया वहां पे लैंड ने फर्टिलिटी खो दी, आपने जो डंप किया. फिर क्या, जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. फिर अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया जैसे वेस्ट को डंप करना चाहिए तो नॉन कंप्लायंस की फाइन लग सकती है. तो ये सारी कॉस्ट आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखना है, ठीक है. फिर दूसरा वाटर में 2 बार कॉस्ट लगती है. एक तो उसको बाय करने की और दूसरी उसको डिस्पोज करने की. 2 बार कॉस्ट लगेगी कि कैसे खरीदने की कॉस्ट और डिस्पोज करने की कॉस्ट. इसीलिए इसमें बहुत ध्यान देना है कि कहाँ यूज करना है और कितना कंजम्पशन होना चाहिए. कंट्रोल कर सकते हैं आप कि कहाँ यूज होना है, वेयर टू बी यूज एंड हाउ मच कंजम्पशन, क्योंकि 2 जगह कॉस्ट लगती है, बाय प्लस डिस्पोज. एनर्जी का सेविंग. एनर्जी कैसे सेव हो सकती है कि एनर्जी वेस्ट कैसे होती है, इनएफिशिएंसी से, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस से. तो आप इफिशिएंट यूज करेंगे, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो एनर्जी की कॉस्ट भी सेव हो सकती है. कैसे वेस्ट होती है, इनएफिशिएंसी से और वेस्टफुल प्रैक्टिसेस से. फिर से मैं यही बात बोलूंगी कि मैं ज़्यादा नहीं लिखवाती हूँ, टेक्स्ट में सब दिया है, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ, राइट. फिर ट्रांसपोर्ट में भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल. आप यूज करिए फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल, तो आपकी ट्रांसपोर्ट की भी एनवायरनमेंट कॉस्ट बढ़ सकती है. आप सोसाइटी को भी हार्म नहीं करेंगे और आपकी कंपनी की एनवायरनमेंट कॉस्ट बच जाएगी. फिर कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल. कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, ये तो डिस्कशन विथ मैनेजमेंट. ये कैसे कंट्रोल हो सकती है, मैनेजमेंट से डिस्कशन करके. ये कैसे, जैसे देखिए टोनर कार्ट्रिज है, ठीक है. टोनर कार्ट्रिज है तो आपको उसको रिप्लेस करने की जगह उसको रिफिल कर दीजिए. टोनर कार्ट्रिज को रिफिल कर दीजिए. क्यों, क्योंकि वैसे भी उसको डिस्पोज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट. वो डिस्पोज नहीं होता है, इसलिए उसको रिप्लेस करने की जगह क्या कर दीजिए, रिफिल कर दीजिए. तो कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल में तो आपका इजीली कॉस्ट सेव हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है डिस्कशन करके मैनेजमेंट के साथ. तो आपने देखा अलग अलग रिसोर्सेज वेस्ट देखा कि कैसे आप मास बैलेंस अप्रोच से कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरनमेंट कॉस्ट. वाटर में आपको ध्यान देना है क्योंकि बाय करने डिस्पोज करने दोनों में कॉस्ट लगेगा. एनर्जी में इफिशिएंटली यूज कीजिए, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस यूज मत कीजिए. ट्रांसपोर्ट में फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल यूज कीजिए. कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल भी कंट्रोल हो सकता है सिर्फ डिस्कशन विथ मैनेजमेंट. देन रीजंस फॉर एनवायरनमेंट कॉस्ट कंट्रोल. आपको एनवायरनमेंट कॉस्ट का कंट्रोल क्यों करना है, राइट.
पहला आप देखिए कि ये तो सही है, एनवायरमेंट कॉस्ट का कंट्रोल करना ही चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। हम ह्यूमन बीइंग अभी लैंड को, अपने अर्थ को ऐसा बना दिया है कि ये रहने लायक ही नहीं है। इतना पॉल्यूशन, सब कुछ, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, इसलिए इतनी हीट बढ़ गई है, आइस पिघल रही है, राइट। तो इसलिए तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ रीजंस कोट करना है आपको किसके, कि एनवायरमेंट कॉस्ट का कंट्रोल क्यों करना है, राइट। ये तो है ही सोसाइटी के नज़र से देखिए, लेकिन और रीजंस मैं आपको बता रही हूँ। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि आप ऐसे मेजर करते हैं कार्बन फुटप्रिंट से कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना इमिशन कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस आर हार्मफुल, तो कार्बन फुटप्रिंट से मेजर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना इमिशन कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस का। आजकल जो सोसाइटी है, जो जनरेशन है, वो बहुत क्या हो गई है, एनवायरनमेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना, वो सोचते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी, और अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन बनेगी तो आपके लॉयल कस्टमर्स आएंगे क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी सोशल इमेज बना ली है, राइट। तो इससे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपको एनवायरनमेंट कॉस्ट कंट्रोल करना है, क्योंकि आजकल बहुत अवेयर है, जागरूक है लोग एनवायरनमेंट के बारे में। और कार्बन फुटप्रिंट इमिशन देखता है आपका किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ग्रीन हाउस गैसेस हार्मफुल है, इससे आपकी क्या बनेगी, एक सोशल इमेज बनेगी और आपका प्रोडक्ट प्रीमियम पे भी बिक जाएगा, राइट। ऑयल प्रोडक्शन, सपोज ऑयल प्रोडक्शन एग्जाम्पल है, ऑयल प्रोडक्शन में 20% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या लगता है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है। 20% ऑफ, क्योंकि लैंड बहुत ही खराब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए कॉस्ट लगती है, 20% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। सो बेसिकली आपको एनवायरमेंट कॉस्ट का कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि एनवायरमेंट कॉस्ट आर यूज फॉर सम इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज में एनवायरमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एनवायरमेंट कॉस्ट कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। 20% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, एनवायरमेंट कॉस्ट है, तो उसको कंट्रोल करने की ऑफकोर्स हमको ज़रूरत है। आप हार्म नहीं पहुंचाएंगे ज़्यादा तो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगा, लेकिन आप हार्म पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉस्ट लगा रही है, ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन कहाँ आप बेटर भी कर सकते हैं सोसाइटी का और कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज एनवायरमेंट कॉस्ट, राइट। फिर पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, ये तो बहुत ही बेसिक है कि आपको एनवायरमेंट कॉस्ट कंट्रोल इसलिए करनी है क्योंकि आपको नॉन कंप्लायंस की पेनल्टीज देनी पड़ेगी। अगर आप हार्म करेंगे एनवायरमेंट को, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो नॉन कंप्लायंस की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ EMA, रोल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस रिलेटेड डिसीजन। रोल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस रिलेटेड डिसीजन, प्रोसेस, ठीक है। आपको एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल बताना है प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलेटेड डिसीजन में। पहला तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप एनवायरमेंट, डिफरेंट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप एनवायरनमेंट के लिए जागरूक हैं तो आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। आजकल लोग अवेयर हैं एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में। आप एनवायरनमेंट को, अगर आप एनवायरनमेंट कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं, लोग प्रीमियम देंगे। आपने क्या किया, आपने पेड़ हटाए, लेकिन आपकी एनवायरनमेंट कॉस्ट क्या हुई कि आपने पेड़ लगाए भी, लोग आपको बिल्कुल पे करेंगे प्रीमियम, क्योंकि आप जागरूक हैं इस बारे में, ठीक है। देन रीइवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन का भी रीइवैल्यूएशन होगा ऑफ कोर्स, अगर प्राइसिंग अलग होगी तो। फिर थर्ड, फेसिंग आउट सर्टेन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट आपको फेस आउट कर देने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को खतरा है, एनवायरनमेंट कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनको फेस आउट कर देंगे। फिर रीडिज़ाइनिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट या प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है जिससे हमारी एनवायरनमेंट कॉस्ट क्या हो जाए,
कम हो जाए। एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, आपको एनवायरनमेंट का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। इनफैक्ट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि प्रीमियम तो पे करेंगे लेकिन डिफरेंट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट क्यों, एनवायरनमेंट कॉस्ट हमारी लग गई, राइट। हमने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एनवायरनमेंट कॉस्ट लगा दी, वो सारे प्रोडक्ट पे एलोकेट होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारी कम हो सकती है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया और प्राइस सेम है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकती है, प्राइस बढ़ सकता है। क्यों प्राइस बढ़ जाएगा, एनवायरनमेंट कॉस्ट लग गई हमारी, कुछ प्रोडक्ट फेस आउट करने पड़ेंगे, इतनी कॉस्ट लग गई कि अब उसको बेचना फिजिबल नहीं है हमारे लिए उतने प्राइस पे, रिडिजाइन करना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेस। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट कॉस्ट हमको कम करनी है, मॉनिटर करना पड़ेगा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस। देन एडवांटेजेस ऑफ ईएमए, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। फर्स्ट, इंप्रूविंग रेवेन्यू। कैसे इंप्रूव होगा रेवेन्यू, आपकी एक रेपुटेशन बढ़ जाएगी और आपको प्रीमियम प्राइस पे करेंगे कस्टमर। दूसरा, सिंपल इंप्रूवमेंट्स से क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, सिंपल इंप्रूवमेंट करेंगे। आपने क्या किया, एनवायरनमेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई एलोकेट किया लेकिन कंट्रोल भी किया तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट से क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट, राइट। ये एडवांटेजेस है ईएमए के। फिर डिसएडवांटेजेस ईएमए के, डिसएडवांटेजेस में भी सबसे पहला यही है कि इंक्रीज कॉस्ट क्यों, एनवायरनमेंट कॉस्ट भी ऐड हो गया, एनवायरनमेंट कॉस्ट ऐड हो गया, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई, आपको एक इमेज बनानी है लोगों में कि हाँ मैं एनवायरनमेंट के लिए फिक्र कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट क्योंकि एनवायरनमेंट कॉस्ट आपका ऐड हो गया ना। कैसे ऐड हो गया, आपको एक इमेज बनानी है तो आपका प्रीमियम पे करेंगे लेकिन हो सकता है ना करें तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट। प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं, इंप्रूव हो सकता है रेवेन्यू, लेकिन कुछ कस्टमर हो सकता है ना करें तो कॉस्ट तो आपका इंक्रीज हो ही गया ना क्योंकि आपको इमेज बनानी है और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है। फिर कॉस्ट ऑफ फेलियर, अगर पुअर मैनेजमेंट अगर हुआ तो फाइन्स लग सकते हैं वॉयलेशंस पे। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आपको क्लीन अप करना पड़ेगा सॉइल का, एनवायरनमेंट कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, क्लीन अप करना पड़ेगा सॉइल्स का, फाइन्स वगैरह देनी पड़ेगी अगर पुअर मैनेजमेंट है तो आपने एडवांटेजेस भी देख लिए ईएमए के और क्या देख लिया, डिसएडवांटेज। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। जेरोक्स लिमिटेड क्या है, वो जो फोटोकॉपी की मशीन है वो लीज पे देता है, ठीक है। तो लीज पे दिया तो क्या हुई कि ऐसा उसकी पैकिंग होती है कि एक बार जब वो अनपैक हुआ, जैसे मैंने लीज पे दिया तो पैकिंग करके भेजी आपके पास, तो आपने उसको अनपैक किया, जब लीज पीरियड खत्म हुआ तो आप जब वापस दे रहे हैं तो वो वापस उसी में पैक नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो वापस से आप दूसरे मटेरियल से पैक करके रीपैकिंग करके मुझे भेजेंगे, फिर वापस मैं डीपैकिंग करूंगा तो फिर से वो यूज नहीं होगा। मतलब 3 बार लग गया, 2 बार लग गया, मैंने पैकिंग किया भेजा, आपने उसको पूरा निकाला, वो वापस यूज नहीं हो सकता, फिर आपने पैकिंग किया फिर भेजा, फिर मैं लीज पे कहीं और दूंगा, फिर मैं पैकिंग करूंगा फिर दूंगा, फिर वो यूज नहीं आएगा, ये साइकिल चलता जाएगा। उनने क्या किया, ऐसी पैकिंग की जो रीयूजेबल है, पैक किया भेजा, लीज पे दिया, लीज पीरियड खत्म हो गया तो उनने वापस उसमें पैक किया, मुझे दे दिया, मुझे वापस देना है किसी और को तो मैंने वापस पैक किया उसमें दे दिया। तो इससे क्या होगा, उनकी बहुत कॉस्ट भी बच जाएगी और एनवायरनमेंट को हार्म भी कम होगा, राइट। दिस वाज अ रियल एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। Case study. CNB Oil Limited, an Indian oil company, is the leading manufacturer of all streams of oil and engaged in refining processing capacity 50 mmTPA of crude oil, pipeline transportation and marketing of petroleum product to research and development, exploration and production, marketing of natural gas and petrochemical. The company has high caliber employees, sophisticated technology and leading edge R&D. By venturing itself into the renewables and the nuclear energy, CNB has grown and evolved itself from a pure petroleum refining and marketing company to a full-fledged energy company. Due to government's new environment policy, environmental report is mandatorily required to be submitted yearly for the prescribed faults in this prescribed
नहीं, फॉर द प्रिस्क्राइब इंडस्ट्री पोल्यूटिंग एनवायरमेंट सब्सटेंशियली अदरवाइज वुड बी पेनलाइज्ड। आपको रिपोर्ट देनी है, अदरवाइज आप पेनलाइज हो जाएंगे। एनर्जी सेक्टर ऑल्सो फॉल्स इन दिस प्रिस्क्राइब इंडस्ट्री। CNB हैज ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन लाइक यूज ऑफ लो सल्फर फ्यूल ऑयल इन बॉयलर्स एंड हीटर्स एंड एनॉक्सी बर्नर्स टू मिनिमाइज गैस emission, network of underground sewers for segregated collection of various wastewater stream for wastewater management. However, while preparing and analyzing environmental report, Mr. K.V. Sharma, CEO, is not happy with high environmental cost in terms of waste, chemical, biological sludge, scrap battery, e-waste, chemical container, effluent, etc. Raw material consumption, water consumption, energy and transportation. He said his concern with board of director and they have decided to appoint you as an environment management accounting expert to manage environmental cost. Apply environmental management accounting in CNB to manage environmental cost. Basically उनने measures लिए हैं कि आपका environmental cost कम हो और क्या हो, कंट्रोल हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई की है। लेकिन जो CEO है मिस्टर KV शर्मा वो फिर भी हैप्पी नहीं है। आपके पास ये डिटेल्स दी हुई है, आप एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और आपको क्या करना है, बताना है कि अपना उनका एनवायरनमेंट कॉस्ट वो कैसे मैनेज करे। तो पहला क्या, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि वेस्ट, वाटर, एनर्जी, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स, ये 4 इनके इशू हैं। तो वेस्ट के लिए तो क्या करना है, मास बैलेंस अप्रोच। ठीक है, मास बैलेंस अप्रोच। अब यहाँ पे क्या, इनके वेस्ट क्या क्या है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन में वेस्ट क्या क्या है, वेस्ट है ऑयली, केमिकल, बायोलॉजिकल स्लज, स्क्रैप बैटरीज, ई वेस्ट, केमिकल कंटेनर्स और इफ्लुएंट्स, ये उनके वेस्ट है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, कि वो इससे हैप्पी नहीं है, राइट। तो इसमें क्या, आपको मास बैलेंस अप्रोच फॉलो करनी है। आपको लिखना है कि इनके वेस्ट ये हैं और आपको इनका सॉल्यूशन ये बताना है कि रिफाइनरीज शुड बी अपग्रेडेड टू मिनिमाइज वेस्ट। ठीक है, आपको सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, टेक्स्ट दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस पहले EMA के बारे में लिखना है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एनवायरनमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। पहला वेस्ट, मास बैलेंस अप्रोच से आप कंट्रोल कर सकते हैं वेस्ट, इसके ये हैं, और रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए। फिर दूसरा हम देखेंगे वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में पहले हम यही लिखेंगे कि वाटर को 2 बार खरीदना पड़ता है, बाय टॉइस। कब, जब एक बार यूज करना है तब, और फिर क्या, उनके लिए पे टॉइस। क्यों, एक तो बाय करते हैं तब और एक दूसरा डिस्पोज करते हैं तब। तो अब आपको देखना है कि देखिए वाटर के बारे में क्या दिया हुआ है, एनर्जी सेक्टर, CNB फॉर कंट्रोल पोल्यूशन, नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड सीवर फॉर सेग्रीगेटेड वेरियस वाटर्स फॉर वाटर हाउएवर वाइल। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि बॉयलर्स और कूलिंग यूनिट्स को ऑप्टिमाइज वाटर कंजम्पशन करना चाहिए, रीयूज होना चाहिए वाटर का। आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स दिया, आपको सॉल्यूशन खुद सोचना है कि क्या हो सकता है। पहले तो आपने ये बोला कि रिफाइनरीज को अपग्रेड करना चाहिए वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए। वाटर के बारे में ये लिखना है कि उसको 2 बार उसके लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है खरीदने के लिए और डिस्पोज करने के लिए। तो अभी आपको ये बोलना है बॉयलर्स और कूलिंग यूनिट्स में, बॉयलर्स में भी और कूलिंग यूनिट्स में भी कंजम्पशन क्या करना चाहिए, ऑप्टिमाइज कंजम्पशन करना चाहिए। क्यों ऑप्टिमाइज कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि बॉयलर्स और कूलिंग यूनिट्स में बहुत पानी लगता है, उसका ऑप्टिमाइज कंजम्पशन करना चाहिए। रीयूज होना चाहिए वाटर का, ऑफ कोर्स रीयूज होगा। फिर एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम रखने हैं। एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब क्या, एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है कि रेन वाटर को कैसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स और ऑस्मोसिस हो सकता है। इसमें क्या,
जो वाटर है उनका वापस प्यूरिफिकेशन, जो यूज़ कर लिया है वाटर उनका वापस प्यूरिफिकेशन, ताकि वो वापस यूज़ हो पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको, सेमिनार्स रखने हैं, आपको प्रेजेंटेशन करने हैं, किस चीज़ के लिए, वाटर का यूज़ समझाने के लिए, राइट। तो ये क्या हो गया, वाटर मैनेजमेंट। फिर तीसरा क्या है, एनर्जी। एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं, पहला तो एनर्जी ऑडिट्स करिए, एनर्जी ऑडिट्स करिए। दूसरा क्या, आप एलईडी लाइट्स यूज़ कीजिए, नॉर्मल लाइट्स की जगह एलईडी लाइट्स यूज़ कीजिए तो एनर्जी सेव होगी। 5 स्टार इक्विपमेंट लगाइए। 5 स्टार इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, जिन इक्विपमेंट में 5 स्टार होता है मतलब वो एनर्जी बहुत लो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर जो आइडल रनिंग है इक्विपमेंट की वो स्टॉप कर दीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, सोलर लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ़िशिएंट क्या होना चाहिए, एनर्जी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की कितनी एनर्जी लग रही है किस काम में और वो कैसे रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी के बारे में। फिर और क्या, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, राइट, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। तो देखिए आपका क्या है, क्रूड ऑयल के बारे में, तो आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, राइट, जितने केमिकल्स एंड एडिटिव्स हैं उनका भी क्या करना है आपको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपको क्या देखना है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो क्या हो, रिसाइक्लेबल हो। आपको हेल्थ चेक करनी है इक्विपमेंट की एंड पाइपलाइंस की, जिससे क्या हो, एफिशिएंसी बढ़े, राइट। ये फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में, फ्यूल कंजम्पशन में सेविंग करनी है, सेविंग करनी है कैसे, फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल आपको लेना है। इसके अलावा क्या करना है आपको, क्या करना है, ट्रैकिंग करनी है व्हीकल्स की, कौन सा व्हीकल कहाँ से जा रहा है, नियरेस्ट डिपो से जाना चाहिए वो व्हीकल। आपको कुछ चीज़ डिलीवर होनी है तो वो नियरेस्ट डिपो से जाना चाहिए, ट्रैकिंग करनी है, राइट। बेसिकली मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है क्यों ऐसी कितनी भी तरीके की केस स्टडी आ सकती है। और मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ा रही थी एबीसी लिमिटेड में क्या क्या है, एनवायरनमेंट कॉस्ट, वेस्ट वाटर, एनर्जी कंजम्पशन एंड रॉ मटेरियल, और क्या, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल। अभी भी यही चीज़ें हैं, यही पांचों चीज़ें आपके पास दिया हुआ है कि कैसे उसको एनवायरनमेंट रिपोर्ट देने बोला है और उसको बोला है कि आपको क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन सीईओ हैप्पी नहीं है। आप अब बताइए कि कंट्रोल कैसे करें, मैनेज कैसे करें एनवायरनमेंट कॉस्ट, राइट। तो आपको अब ये केस स्टडी में कुछ नहीं मिलेगा, अपना दिमाग लगाना है कि वेस्ट ये सब है, ये लिख देना है। पहले एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखना है। ऑफ कोर्स अगर आप ये पढ़ के जाओ यही का यही आ जाए तो आप लिख लेंगे, कुछ और आया तो क्या, आपको क्या करना है। अब देखिए वेस्ट के बारे में कि ये वेस्ट है, ये वेस्ट कैसे ठीक हो सकते हैं, कि कैसे कम हो जाए, रिफाइनरीज अपग्रेड करके वो लिख दिया। अब वाटर मैनेजमेंट में आपने ये लिख दिया कि 2 बार पे करना पड़ता है, बाय करते समय और डिस्पोज करते समय। अब अगर इतना बड़ा प्लांट है तो आपको पता है वाटर लगता है बॉयलर्स में, कूलिंग यूनिट्स पे, वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का अब ये तो एकदम सिंपल है, चलो ये नहीं भी पता हो, ये तो सिंपल है कि वाटर का रीयूज हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, ट्रीटमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज होनी चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होना चाहिए। और आपको अवेयर कराना है कि वाटर क्या है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ये रिसोर्स बहुत कम बचा है, तो उस पर सेमिनार और प्रेजेंटेशन होना चाहिए वाटर की वैल्यू पे। फिर एनर्जी, एनर्जी का सिंपल है, एनर्जी ऑडिट, एलईडी यूज करो, ये तो सिंपल है, एलईडी यूज करो, सोलर लाइट यूज करो, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करो, आइडल मत चलाओ मशीन्स को, एनर्जी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज करो, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल में भी यही कि ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, जितने इनपुट है उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, क्रूड ऑयल का, एडिटिव्स का, केमिकल्स का, रिसाइक्लेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हेल्थ देखना है इक्विपमेंट और पाइपलाइन की ताकि उनका एफिशिएंट यूज हो। ट्रांसपोर्ट में आपको फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल यूज करने हैं, आपको ट्रैकिंग करनी है व्हीकल की, नियरेस्ट डिपो से जानी चाहिए व्हीकल, राइट। सो ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है आपका और मेरा आंसर सेम हो, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं
लिखना है, राइट। टेक्स्ट में पूरा आपका सॉल्यूशन दिया है केस स्टडी का, आप उसको पढ़ लीजिए। अलग अलग हो सकते हैं सबके सॉल्यूशंस, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए। बार बार बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ट्रांसपोर्ट में कि हाँ फ्यूल इफिशिएंट होना चाहिए। वाटर में बताया 2 बार खरीदना पड़ता है, 2 बार उसका पे करना पड़ता है, खरीदते समय भी, डिस्पोज करते समय भी। एनर्जी ईजी आप देख सकते हैं कैसे इफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं एनर्जी का। कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल का भी, वेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट डिक्रीज करना है, उसके आपको तरीके ढूंढने। वेस्ट क्या है उसके स्टडी में, उस पर भी सोल्यूशन डिपेंड करता है, राइट। जैसे इसमें जो वेस्ट था वो रिफाइनरीज अपग्रेड करके मिनिमाइज हो सकता है, राइट। तो दिस वाज अबाउट EMA एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने एक केस स्टडी देखी और मैंने बहुत ज़्यादा वही का वही नहीं लिखवाया जो स्टडी मटेरियल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है, राइट। प्रॉब्लम्स दी हुई है उस केस स्टडी में, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि केस स्टडी में से ही 4 लाइन का आंसर है। केस स्टडी में एक ओवरऑल आइडिया दिखाया है, आप विजुअलाइज कीजिए और सोल्यूशन दीजिए, राइट। दिस वाज इट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।